नमस्कार। आज के हमारे इस सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे आज। जी हाँ। आज हम फोकस करेंगे क्रम संख्या 1716 से लेकर 1766 तक के शब्दों पर। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि सिर्फ मतलब न जाने बल्कि समझें, याद रखें और इस्तेमाल कर पाएं। एग्जैक्टली। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द कौन सा है? पहला है नंबर 1716 ट्रूस। TRUCE नाउन है। ट्रूस। इसका मतलब है युद्ध विराम संधि। हाँ। सोर्स डेफिनेशन देखते हैं। एन अग्रीमेंट मतलब एक समझौता बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स, दुश्मनों या विरोधियों के बीच। अच्छा। टू स्टॉप फाइटिंग, आर्ग्यूइंग एक्सेट्रा मतलब लड़ाई या बहस वगैरह रोकने के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं होता, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए। बिल्कुल, यही की पॉइंट है। ट्रूस एक अस्थायी समझौता है, परमानेंट शांति नहीं, बस एक टेम्परेरी रोक। समझ गई। जैसे एक ब्रेक ले लिया लड़ाई से। एग्जैक्टली। एक ट्रूस हुआ है, मतलब अभी लड़ाई रुकी है पर खत्म नहीं हुई, और इस ट्रूस का पालन दोनों पक्षों को करना होता है। राइट। इतिहास में तो कई बार ट्रूस हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक टूल भी रहा है। अच्छा, इसका मेमोनिक देखें। हाँ प्लीज। ट्रूस को याद रखें ट्रू पीस से, मतलब एक सवाल की तरह। अच्छा। ट्रू पीस, क्या ये सच्ची शांति है? नहीं, बस कुछ समय का विराम है, एक टेम्पररी ट्रूस। बढ़िया है, ये याद रहेगा। और विजुअलाइजेशन? सोचिए, जैसे युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड, और दो सेनापति बीच में आकर हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कुछ घंटों या दिनों के लिए लड़ाई रोकते हैं। वो जो समझौता कर रहे हैं वही ट्रूस है। गॉट इट। चलिए अगला शब्द। नंबर 1717 ट्रॉक्यूलेंट। TRUCULENT एडजेक्टिव है ये। ट्रक्यूलेंट, लड़ाकू। हाँ, लड़ाकू, झगड़ालू। डेफिनेशन है डिफाइंटली अग्रेसिव। डिफाइंटली अग्रेसिव। मतलब डिफाइंटली का मतलब अवज्ञापूर्वक, चुनौती देते हुए। बिल्कुल। और अग्रेसिव मतलब आक्रामक। तो ट्रॉक्यूलेंट वो हुआ जो जानबूझकर चुनौती देते हुए आक्रामक हो, जो हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार रहे। ओह, ऐसा इंसान जिससे दूरी रहना अच्छा है। हाँ, कह सकते हैं। उसका व्यवहार ट्रक्यूलेंट कहलाता है। ऐसे ट्रक्यूलेंट व्यक्ति से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। उनका वो ट्रक्यूलेंट रवैया माहौल बिगाड़ देता है। हमें ट्रक्यूलेंट व्यवहार से बचना चाहिए। सही कहा। निमोनिक। हाँ, ट्रक्यूलेंट को सोचिए ट्रक प्लस लेंट से। जैसे ट्रक वाले कभी कभी गुस्से में होते हैं ना, डिफाइंटली अग्रेसिव, लड़ने को तैयार। हाँ हाँ, अच्छा, ट्रक जैसा ट्रक्यूलेंट, लड़ाकू। हाँ, बस याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन। सोचिए कोई है जो जरा सी बात पर भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है, चुनौती देता है, उसका वो रवैया ही ट्रक्यूलेंट है। ठीक है, अगला। नंबर 1716 ट्रूइज्म। TRUISM नाउन। ट्रूइज्म, सामान्य सत्य। हाँ, सामान्य सत्य या घिसी पीटी बात। डेफिनेशन है एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनीड स्टेटमेंट। ऑब्वियसली ट्रू मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सच हो। हाँ। और हैकनीड मतलब जो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका हो कि अब उसमें कोई नई बात ना लगे, घिसा पिटा सा लगे। अच्छा, तो ट्रूइज्म ऐसी बात है जो या तो बहुत ऑब्वियस है या बहुत आम हो चुकी है। एग्जैक्टली। जैसे मैं कहूँ स्वास्थ्य ही धन है। हाँ। या रात के बाद दिन आता है। हाँ। ये सब जानते हैं, ये बातें ट्रूइज्म है। हाँ, ये तो है। इनको कहने का क्या फायदा फिर? कभी कभी लोग अपनी बात में वजन डालने के लिए या बस माहौल बनाने के लिए ट्रूइज्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो कोई नई बात नहीं होती, ये एक जाना पहचाना ट्रूइज्म है। मेमोनिक। आसान है। ट्रूइज्म में ट्रू है, जो बात हमेशा ट्रू लगे, बहुत ऑब्वियस हो, वही ट्रूइज्म। ठीक है। और विजुअलाइजेशन? सोचिए कोई मंच पर खड़ा होकर बड़े गंभीर अंदाज में कह रहा है, पानी गीला होता है। हाँ हाँ, वो एक ट्रूइज्म हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट। नंबर 1719 ट्रम्पेट। TRUMPET वर्ब है ये। ट्रम्पेट, हाथी का चिंघाड़ना। हाँ, वो आवाज जो हाथी निकालता है, द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट। अच्छा, हाथी की आवाज को ट्रम्पेट कहते हैं। जी। जब हाथी खुश हो, गुस्से में हो या कोई संदेश देना चाहे तो वो ट्रम्पेट करता है। उसकी चिंगाड़ को ट्रम्पेट करना कहते हैं। जंगल में हाथी की ट्रम्पेट की आवाज सुनी होगी आपने फिल्मों में। हाँ हाँ, वो तेज सी आवाज। तो एलिफेंट ट्रम्पेट्स लाउडली, ये आवाज ही ट्रम्पेट है। करेक्ट। मेमोनिक इसका आसान है। ट्रम्पेट एक बाजा भी होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, होता है। उसकी आवाज भी तेज और गूंजने वाली होती है।
हाथी की चिंगाड़ यानी ट्रम्पेट भी वैसी ही होती है, लाउड एंड रेजोनेंट। अच्छा कनेक्शन है, विजुअलाइजेशन। जंगल में एक बड़ा सा हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से आवाज निकाल रहा है, वो ट्रम्पेट कर रहा है। ही इज ट्रम्पेटिंग। क्लियर है। अगला शब्द। नंबर 1720 सुनामी, TSUNNIMI, नाउन। सुनामी, भूकंप तरंग। हाँ, डेफिनेशन है एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी समुद्र में एक बहुत विशाल लहर। कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, जो भूकंप के कारण आती है। ओह, तो सुनामी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी लहर है जो भूकंप की वजह से आती है। हाँ, समुद्र के नीचे या पास में आए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या लैंडस्लाइड से भी ये पैदा हो सकती है। और ये सुनामी लहरें बहुत विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सुना है इसके बारे में? 2004 में आई थी एक भयानक सुनामी। हाँ, हिंद महासागर में बहुत तबाही हुई थी। अच्छा, ये सुनामी शब्द जापानी है। सु मतलब बंदरगाह, हार्बर, और नामी मतलब लहर, वेव। अच्छा, हार्बर वेव। निमोनिक क्या होगा? सुनामी में सुनामी सोच लीजिए। ये लहरें अपने विनाश के लिए इतनी नामी हो जाती हैं, मतलब कुख्यात या बदनाम। ठीक है, विजुअलाइजेशन। सोचिए, समुद्र के अंदर जमीन जोर से हिलती है और पानी में एक बहुत ऊंची विशाल लहर उठती है जो तेजी से शहर की तरफ, तट की तरफ बढ़ रही है। वही सुनामी है। भयानक। अगला शब्द। नंबर 1721 टर्न कोट, TURNCOAT, नाउन। टर्न कोट, दल बदलू। बिल्कुल। डेफिनेशन, वन हु स्विचेस टू एन अपोजिंग पार्टी। स्विचेस मतलब बदल लेता है, ओपोजिंग पार्टी मतलब विरोधी दल। तो जो अपना पक्ष बदलकर विरोधी पक्ष में चला जाए। एग्जैक्टली। अपनी पार्टी, अपनी टीम, अपनी वफादारी, लॉयल्टी छोड़कर दुश्मन खेमे में या विरोधी दल में शामिल हो जाने वाला व्यक्ति टर्न कोट कहलाता है। ये तो पॉलिटिक्स में बहुत सुनते हैं, फलाना नेता टर्न कोट हो गया। हाँ, बिल्कुल। राजनीति में ये शब्द आम है। इतिहास में भी सेना में जो सैनिक अपनी टुकड़ी छोड़कर दुश्मन से जा मिलता था, उसे भी टर्न कोट कहते थे। उसे लोग अक्सर गद्दार मानते हैं। उसकी आलोचना होती है कि वो टर्न कोट है। मेमोनिक। टर्न कोट इक्वल टू टर्न प्लस कोट, जिसने अपना कोट पलट लिया। कोट यहां सिंबल है पार्टी का, पहचान का। तो जिसने अपना कोट पलट लिया, बदल लिया। अच्छा है ये। विजुअलाइजेशन। सोचिए, युद्ध चल रहा है और एक सैनिक चुपके से अपनी वर्दी उतारकर दुश्मन सेना की वर्दी पहन लेता है और उन्हीं के साथ मिल जाता है। वो एक टर्न कोट है। समझ गई। नेक्स्ट। नंबर 1722 ट्यूटिलेज, TUTELAGE, नाउन। ट्यूटिलेज, संरक्षण। हाँ, संरक्षण या मार्गदर्शन। डेफिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। किसी का संरक्षण, प्रोटेक्शन, या किसी पर अधिकार, अथॉरिटी। इसका मतलब? इसका मतलब है किसी की देखरेख में होना, किसी के मार्गदर्शन में सीखना या काम करना। खासकर जब कोई कम अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवी के अंडर सीख रहा हो, जैसे कोई छात्र किसी प्रोफेसर के ट्यूटिलेज में रिसर्च करता है। अच्छा, तो अंडर समवन्स ट्यूटिलेज मतलब किसी की देखरेख में? हाँ, जैसे उसने महान संगीतकार के ट्यूटिलेज में संगीत सीखा। ये एक औपचारिक ट्यूटिलेज भी हो सकता है, जैसे गार्डियनशिप। मिनोमिक। ट्यूटिलेज में ट्यूटर शब्द दिख रहा है। हाँ, ट्यूटर मतलब शिक्षक या मार्गदर्शक। तो ट्यूटर के संरक्षण और मार्गदर्शन में सीखना ही ट्यूटिलेज है। ग्रेट। विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए, एक युवा अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु हाँ। एक पुराने मास्टर क्राफ्टमैन जैसे सुनार या मूर्तिकार की वर्कशॉप में उनके साथ काम कर रहा है, उनसे सीख रहा है। हाँ। वो उनके ट्यूटिलेज में है। परफेक्ट। अगला। नंबर 1723 ट्विन्स, TWINS, नाउन। ट्विन्स, ये तो पता है, जुड़वा। हाँ, बिल्कुल, बहुत कॉमन शब्द है। हाँ। डेफिनेशन, टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर। दो बच्चे जो एक साथ पैदा हुए हो। हाँ, एक ही माँ से एक ही डिलीवरी में। ट्विन्स आइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। या फ्रूटर्नल, जो एक जैसे ना दिखें। हाँ, पता है, मेरे कजिन्स ट्विन्स हैं। अच्छा, तो ये शब्द तो आसान है। ट्विन्स, मिनोमिक की जरूरत है? शायद नहीं, पर बता दीजिए। ट्विन्स में TW की आवाज 2 जैसी है। दो बच्चे एक साथ, ट्विन्स। ठीक है। विजुअलाइजेशन भी आसान है। दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बच्चे साथ खेल रहे हैं, वो ट्विन्स हैं। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड। नंबर 1724 टायरेंट, TYRANT, नाउन। टायरेंट। तानाशाह। हाँ, तानाशाह या अत्याचारी शासक। डेफिनेशन, अ क्रूल एंड ओप्रेसिव रूलर। क्रूल मतलब क्रूर, निर्दयी। ऑप्रेसिव मतलब दमनकारी,
जो अपनी प्रजा पर जुल्म करे, उन्हें दबाकर रखे। तो टायरेंट ऐसा राजा या शासक हुआ जो बहुत क्रूर और अत्याचारी हो। हाँ, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, लोगों पर मनमाने कानून थोपे, उनका शोषण करे। इतिहास ऐसे टायरेंट शासकों से भरा पड़ा है। लोग ऐसे टायरेंट से नफरत करते होंगे। बिल्कुल। टायरेंट का शासन अक्सर डर और जुल्म पर आधारित होता है। मेमोनिक। हाँ, टायरेंट को टायर से जोड़ सकते हैं, जो टायर की तरह अपनी प्रजा को रौंद दे, कुचल दे। ओह, थोड़ा डरावना है पर याद रहेगा। ट्रायंट। विजुअलाइजेशन। सोचिए, एक राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, गुस्से में है और अपनी प्रजा पर कोई बहुत कठोर सजा सुना रहा है। लोग डरे सहमे खड़े हैं। वो राजा एक टायरेंट है। ठीक है, अगला। नंबर 1725, टायरो। TYRO, नाउन। टायरो, नौसिखिया। हाँ, नौसिखिया, बिगिनर। डेफिनेशन, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। जो किसी पेशे या काम में नया हो। करेक्ट। कोई भी व्यक्ति जो किसी फील्ड, स्किल या प्रोफेशन में अभी अभी आया है, जिसे ज्यादा अनुभव नहीं है, वो टायरो है। हर कोई करियर की शुरुआत में टायरो ही होता है। हाँ, ये तो है। तो टायरो से गलतियां भी हो सकती हैं। हो सकती हैं, उसे अभी सीखने की जरूरत है। वो बस एक टायरो है। कंपनीज अक्सर नए टायरो रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देती है। निमोनिक। यस। टायरो सुना कम हो, ट्राई करो। अच्छा। ट्राई करो। नौसिखिया, टायरो अभी सीख रहा है, ट्राई ही कर रहा है। एग्जैक्टली। विजुअलाइजेशन। सोचिए, कोई पहली बार कार चलाना सीख रहा है। इंस्ट्रक्टर साथ बैठा है, वो ड्राइविंग में टायरो है। गुड वन। नेक्स्ट, नंबर 1726। यूनानिमसली। UNANIMOUSLY। एडवर्ब है ये। यूनानिमसली। सर्वसम्मति से। हाँ, एक मत से, सर्वसम्मति से। डेफिनेशन। बाय एवरीवन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप में हर किसी के द्वारा, सबकी सहमति से। बिल्कुल। जब कोई फैसला या चुनाव यूनानिमसली होता है, तो इसका मतलब है कि उस समूह के सभी सदस्यों ने उसके पक्ष में सहमति दी है, किसी ने विरोध नहीं किया। जैसे द कमिटी अग्रीड यूनानिमसली। हाँ, मतलब 100% एग्रीमेंट, सबने यूनानिमसली हाँ कहा। एग्जैक्टली, ये निर्णय यूनानिमसली लिया गया। इसका ब्रेकडाउन देखें। हाँ। इसमें अन या यूनि का मतलब है एक, वन, और एनिमस लैटिन में मतलब होता है मन या आत्मा, माइंड, स्पिरिट। तो यूनानिमसली मतलब एक मन से। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अन प्लस एनिमस इक्वल्स एक मन से, यूनानिमसली। हाँ, मेमोनिक भी यही है। उना, एक, प्लस एनिमस, मन, जब सबका मन एक हो। ब्रिलियंट विजुअलाइजेशन। एक मीटिंग चल रही है बोर्ड रूम में, एक प्रस्ताव रखा जाता है और वोटिंग के लिए कहा जाता है। सब लोग अपना हाथ उठाते हैं पक्ष में, कोई भी हाथ नीचे नहीं रखता या विरोध नहीं करता। प्रस्ताव यूनानिमसली पास हो जाता है। एकदम क्लियर। अगला शब्द। नंबर 1727, अंडरस्टैंड। UNDERSTAND, वर्ब। अंडरस्टैंड, ये तो बहुत कॉमन शब्द है समझना। हाँ, पर यहाँ इसकी खास डेफिनेशन दी है। आइडियोमैटिक यूज है, टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू एंड टू टुगेदर, दो और दो चार करना। इसका क्या मतलब है अंडरस्टैंड से? इसका मतलब है छोटे छोटे इशारों, सुरागों या जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर पूरी बात या छिपी हुई सच्चाई को समझ लेना, अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालना, जैसे जासूस करता है। अच्छा, मतलब सिचुएशन को भांप लेना। सो यू अंडरस्टैंड बाय पुटिंग क्लूज टुगेदर। एग्जैक्टली। क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये मतलब पुलिस ने बिखरे हुए सबूतों को जोड़कर केस को अंडरस्टैंड किया। हाँ, समझ गई। ये वाला मतलब थोड़ा अलग है। निमोनिक। कॉमन वर्ड है, पर सोच सकते हैं अंडर प्लस स्टैंड। किसी चीज के नीचे खड़े होकर, मतलब उसकी गहराई में जाकर उसे देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक डिटेक्टिव है, दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर केस से जुड़ी तस्वीरें, नक्शे, नोट्स पिन किए हुए हैं और वो धागों से उन्हें जोड़ रहा है। वो सब कुछ मिलाकर मामले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चलिए आगे। नंबर 1728, अनग्रिपेबल। UNGRIPPABLE, एडजेक्टिव। अनग्रिपेबल, जिसे पकड़ा या कब्जा ना जा सके। हाँ। डेफिनेशन, दैट कांट बी कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा या काबू नहीं किया जा सकता। अच्छा, कैप्चर मतलब पकड़ना, काबू करना। ग्रिप मतलब पकड़। तो अनग्रिपेबल मतलब जिसे पकड़ना मुश्किल हो। हाँ, या असंभव हो। ये कोई फिजिकल चीज हो सकती है, जैसे गीला साबुन हाथ से फिसल जाता है, वो अनग्रिपेबल है। हाँ, बिल्कुल। या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कोई विचार हो सकता है जिसे समझना या काबू करना मुश्किल हो। उसका आइडिया बड़ा अनग्रिपेबल है। कोई व्यक्ति भी अनग्रिपेबल हो सकता है, जो पकड़ में ना आए, काबू से बाहर हो। वर्ड ब्रेकडाउन। सिंपल है। अन मतलब नहीं, ग्रिप मतलब पकड़,
एबल मतलब योग्य। तो जो पकड़ने योग्य नहीं है वो अनग्रिपेबल है। सही। निमोनिक भी यही हो गया, अन प्लस ग्रिप प्लस एबल। हाँ। विजुअलाइजेशन, वही गीले साबुन वाला उदाहरण सोचिए। आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार फिसल रहा है। इट्स अनग्रिपेबल। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 1729, अनइनिशिएटेड, UNINITIATED, एडजेक्टिव। अनइनिशिएटेड, अधीक्षित। हाँ, अधीक्षित, अनभिज्ञ, अपरिचित। डेफिनेशन, Not having knowledge or experience of a particular subject or activity. जिसे किसी खास विषय या गतिविधि का ज्ञान या अनुभव न हो। बिल्कुल, जो उस फील्ड में नया हो, बाहरी हो, जिसे उस चीज की जानकारी ना दी गई हो, मतलब इनिशिएट ना किया गया हो। जैसे फॉर द अनइनिशिएटेड, मतलब जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उनके लिए समझना मुश्किल होगा। अच्छा, जैसे कोई पहली बार क्रिकेट मैच देख रहा हो तो वो नियमों के लिए अनइनिशिएटेड है। एग्जैक्टली, वो इस विषय में अनइनिशिएटेड है। हमें अनइनिशिएटेड लोगों को ध्यान में रखकर समझाना पड़ता है। वर्ड ब्रेकडाउन। अन नहीं प्लस इनिशिएट, शुरू करना, दीक्षित करना, प्लस ईडी, पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग। तो जिसे इनिशिएट नहीं किया गया है, अनइनिशिएटेड। निमोनिक भी यही है, जिसे इनिशिएट नहीं किया गया। हाँ। विजुअलाइजेशन, सोचिए कोई व्यक्ति पहली बार किसी गुप्त समाज की मीटिंग में गया है। उसे वहां के तौर तरीके, गुप्त इशारे कुछ समझ नहीं आ रहे। वो वहां अनइनिशिएटेड है। इंटरेस्टिंग। अगला शब्द। नंबर 1730, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, एडजेक्टिव। यूनिवर्सल। सार्वभौमिक। हाँ, सार्वभौमिक, विश्वव्यापी। डेफिनेशन, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में पाया जाता हो या लागू होता हो। हाँ, या पूरे ब्रह्मांड में। जैसे संगीत को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, कहते हैं, क्योंकि उसे समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, एक यूनिवर्सल लॉ है। कुछ मानवीय भावनाएं जैसे प्यार, दुख, ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। वर्ड ब्रेकडाउन। यूनिवर्स से बना है, यूनिवर्स प्लस एल, संबंधी। तो जो यूनिवर्स से संबंधित हो, यानी यूनिवर्सल। सिंपल। निमोनिक भी यही है, यूनिवर्स से यूनिवर्सल। हाँ। विजुअलाइजेशन, पृथ्वी का ग्लोब देखिए और सोचिए कोई चीज जैसे हवा या शायद मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, जो हर जगह, हर देश पर लागू होती हैं या पाई जाती हैं, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 1731, अननोएबल, UNKNOWABLE, एडजेक्टिव। अननोएबल, अज्ञात, अज्ञेय। हाँ, जिसे जाना ना जा सके। डेफिनेशन, नॉट नोएबल, मतलब जिसे जानना संभव ना हो। करेक्ट। जो मानवीय समझ या ज्ञान की सीमा से परे हो, अज्ञेय। कुछ फिलोसॉफिकल सवाल होते हैं जिनके जवाब शायद अननोएबल हैं। जैसे ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, या मृत्यु के बाद क्या होता है। भविष्य भी काफी हद तक अननोएबल है। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य अननोएबल हैं। वर्ड ब्रेकडाउन। अन नहीं प्लस नो जानना प्लस एबल, योग्य। जानने योग्य नहीं। अननोएबल, निमोनिक भी यही हो गया। अन प्लस नो प्लस एबल। हाँ। विजुअलाइजेशन, रात में आसमान को देखिए, अनगिनत तारे, गैलेक्सीज। इंसान सोचता है कि कितना कुछ है जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो सब अननोएबल हैं। डीप। अगला शब्द। नंबर 1732, अनप्रेसिडेंटेड, UNPRECEDENTED, एडजेक्टिव। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। बिल्कुल, अभूतपूर्व, बेमिसाल, अनोखा। डेफिनेशन, समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर। कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो या पहले कभी पता ना हो। एग्जैक्टली, जिसका कोई पूर्व उदाहरण ना हो। जैसे पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में अनप्रेसिडेंटेड विकास हुआ है। हाँ, ये तो है। कोरोना महामारी एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस थी। ये स्थिति बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड फैसला इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वर्ड ब्रेकडाउन। अन नहीं प्लस प्रेसिडेंट, पूर्व उदाहरण, नजीर, प्लस ईडी, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, अनप्रेसिडेंटेड। निमोनिक भी यही है, नो प्रेसिडेंट। हाँ। विजुअलाइजेशन, सोचिए किसी शहर में जहां कभी बर्फ नहीं गिरी, अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। लोग हैरान हैं क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड घटना है।
अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट। नंबर 1733 unscrupulous unscrupulous एडजेक्टिव। अनस्क्रूपुलस, अनैतिक, बेईमान। हाँ। डेफिनेशन, having no moral principles। जिसके कोई नैतिक सिद्धांत ना हो, करेक्ट। या जो अपने नैतिक सिद्धांतों की परवाह ना करे, जो सही गलत का लिहाज किए बिना सिर्फ अपना फायदा देखे, ऐसे लोग अनस्क्रूपुलस कहलाते हैं। मतलब जो धोखा देने, झूठ बोलने से भी ना हिचके। बिल्कुल। An unscrupulous businessman जो मिलावट करता है, किसी का unscrupulous व्यवहार, हमें ऐसे unscrupulous लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये एक unscrupulous कार्य था। वर्ड ब्रेकडाउन। अन नहीं प्लस स्क्रूपुलस, ईमानदार, नैतिक, सिद्धांतवादी। तो जो स्क्रूपुलस ना हो वो अनस्क्रूपुलस। ओके। निमोनिक। सोचिए, अनस्क्रूपुलस लोग नैतिकता को स्क्रैप समझते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हाँ, ठीक है। अनस्क्रूपुलस। विजुअलाइजेशन, एक व्यापारी तराजू पर सामान तोल रहा है और उसने नीचे चुंबक लगा रखा है ताकि वजन ज्यादा दिखे। वो ग्राहक को धोखा दे रहा है, वो अनस्क्रूपुलस है। दुखद है पर होता है। अगला। नंबर 1734 अनवील्डी, UNWIELDY एडजेक्टिव। अनवील्डी, दुष्कर, संभालने में कठिन। हाँ, भारी भरकम, बेडौल, जिसे संभालना मुश्किल हो। डेफिनेशन, समथिंग दैट कैनॉट बी हैंडल्ड इजीली, जिसे आसानी से हैंडल न किया जा सके। हाँ, आमतौर पर उसके बड़े आकार, साइज, वजन, वेट या अजीब बनावट, शेप की वजह से। जैसे ये बड़ा सा सूटकेस बहुत अनवील्डी है, इसे अकेले उठाना मुश्किल है। अच्छा, सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए होता है ये। ज्यादातर हाँ, पर कभी-कभी कोई सिस्टम, प्रोसेस या ब्यूरोक्रेसी भी बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स होने पर अनवील्डी कही जा सकती है। मतलब उसे चलाना या मैनेज करना मुश्किल हो। नियम भी अनवील्डी हो सकते हैं। वर्ड ब्रेकडाउन। अन प्लस वील्डी। वील्डी शब्द वील्ड से बना है, जिसका मतलब होता है संभालना या चलाना, जैसे हथियार। तो अनवील्डी मतलब जिसे वील्ड करना, संभालना आसान ना हो। ओके। निमोनिक। यही ब्रेकडाउन ही निमोनिक है। अनवील्डी, जिसे वील्ड करना मुश्किल हो। विजुअलाइजेशन, सोचिए एक बहुत बड़ी भारी भरकम अलमारी है। 2-3 लोग उसे पतली सीढ़ियों से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अटक रही है, घूम नहीं पा रही। वो अलमारी अनवील्डी है। एकदम सही। नेक्स्ट वन। नंबर 1735 अपसर्ज, UPSURGE नाउन। अपसर्ज, चढ़ाव, तेज वृद्धि, उभार। बिल्कुल। डेफिनेशन, रैपिड और सडन राइज। तेज, रैपिड या अचानक सडन वृद्धि, राइज। हाँ, किसी चीज में अचानक या तेजी से बढ़ोतरी होना। जैसे त्योहारों के समय चीजों की मांग में अपसर्ज आ जाता है। हाँ, आता है। लोगों की भावनाओं का अपसर्ज भी हो सकता है, जैसे अचानक गुस्सा या जोश बढ़ जाना, या फिर कीमतों में अपसर्ज देखा गया। हिंसा में अचानक अपसर्ज हुआ। वर्ड ब्रेकडाउन। उप प्लस सर्ज, ऊपर, लहर, उछाल, तेज बहावा। तो ऊपर की ओर उछाल या तेजी। अपसर्ज। सिंपल। मिनोमिनिक भी यही है, अप प्लस सर्ज। हाँ, विजुअलाइजेशन, शेयर बाजार का ग्राफ देखिए। एक लाइन अचानक तेजी से ऊपर की तरफ शूट करती है, ये एक अपसर्ज है। ठीक है, अगला। नंबर 1736 अपथ्रस्ट, UPTHRUST नाउन। अपथ्रस्ट, तरल में तैरते हुए शरीर पर ऊपर की ओर का बल, उत्प्लावन बल। हाँ, ये फिजिक्स का शब्द है, buoyancy force। Definition, the upward force that a fluid exerts on a body floating in it। वो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स। जो एक फ्लूइड, तरल या गैस लगाता है उसमें तैरती हुई वस्तु पर। करेक्ट। जब कोई चीज पानी या हवा में होती है तो वो फ्लूइड उस चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है, वही अपथ्रस्ट है। इसी अपथ्रस्ट के कारण जहाज पानी पर तैर पाते हैं। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, आर्किमिडीज ने ही अपथ्रस्ट के सिद्धांत की खोज की थी। पानी का अपथ्रस्ट वस्तु के वजन को संतुलित करने में मदद करता है। अपथ्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ब्रेकडाउन। अप, ऊपर, प्लस थ्रस्ट, धक्का, बल, ऊपर की ओर लगने वाला धक्का, अपथ्रस्ट। मिमोनिक भी यही हो गया, अपवर्ड थ्रस्ट। हाँ, विजुअलाइजेशन, एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें एक प्लास्टिक की गेंद को नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। आपको महसूस होगा कि पानी उसे जोर से ऊपर धकेल रहा है, वही अपथ्रस्ट। हाँ, महसूस किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 1737
अर्न, URN, नाउन। अर्न, कलश, फूलदान। हाँ, डेफिनेशन, A large vase that usually has a pedestal or feet. एक बड़ा फूलदान जिसका आमतौर पर एक आधार, पेडिस्टल या पैर, फीट होते हैं। Correct. अर्न अक्सर सजावटी होता है, बगीचों में या घरों में सजावट के लिए रखा जाता है, उसमें पौधे भी लगाते हैं। हाँ, देखे हैं ऐसे। एक खास तरह का अर्न होता है जिसे फ्यूनररी अर्न कहते हैं। उसमें दाह संस्कार के बाद अस्थियां रखी जाती हैं। अच्छा। निमोनिक, हम्म। अर्न सुना कमो, अर्न। अर्न कमाना। सोचिए, लोग सुंदर अर्न खरीदकर अपने घर की सुंदरता अर्न करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन। सोचिए, एक म्यूजियम है, उसमें कांच के केस में एक बहुत पुराना मिट्टी का बना सुंदर नक्काशी वाला कलश रखा है। वो एक अर्न है। ओके, नेक्स्ट वर्ड। नंबर 1738, अशर, USHER, नाउन। अशर, प्रवेश कराने वाला, सीट दिखाने वाला। हाँ, डेफिनेशन, अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। वो व्यक्ति जो लोगों को उनकी सीटें दिखाता है। एग्जैक्टली, जैसे सिनेमा हॉल में, थिएटर में, किसी कॉन्फ्रेंस में या शादी वगैरह में जो लोग आपको आपकी सीट तक ले जाते हैं या रास्ता दिखाते हैं, वो अशर कहलाते हैं। एन अशर शोड अस टू आवर सीट्स। हाँ, वो टॉर्च लेकर दिखाते हैं अंधेरे में। हाँ, वेडिंग अशर भी होते हैं। अशर व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। कृपया अशर के निर्देशों का पालन करें। मेमोनिक। अशर सुना को यूज हर हिम, मतलब रास्ता या सीट खोजने के लिए इनकी मदद लो। यूज हर हिम। फनी। अशर। विजुअलाइजेशन, वही इस सिनेमा हॉल वाला। अंधेरा है, आप टिकट लेकर अंदर आते हैं और एक व्यक्ति टॉर्च जलाकर आपको आपकी रो और सीट नंबर तक ले जाता है। वो अशर है। बिल्कुल। अगला। नंबर 1739, यूजरर, USURER, नाउन। यूजरर, सूदखोर। हाँ, सूदखोर। डेफिनेशन, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो बहुत ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार देता है। करेक्ट, जो लोग मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा अनुचित ब्याज वसूलते हैं, उन्हें यूजरर कहते हैं, सूदखोर। ये तो गलत बात है। यूजरर शोषण करते हैं। बिल्कुल, पुराने जमाने में और गांव में यूजरर का बहुत चलन था, जो किसानों को कर्ज के जाल में फंसा लेते थे। उससे पैसे मत लेना, वो पक्का यूजरर है। मेमोनिक। यूजरर को यूज प्लस एरर से जोड़ सकते हैं। ये लोग दूसरों की मजबूरी का गलत तरीके से यूज करते हैं, जो कि एक नैतिक एरर है, एक गलती या पाप है। अच्छा है। यूज प्लस एरर इज इक्वल टू यूजरर। विजुअलाइजेशन। एक सीन सोचिए, जहां एक अमीर मोटे पेट वाला आदमी, स्टीरियोटिपिकल साहूकार जैसा, किसी गरीब जरूरतमंद आदमी को थोड़े से पैसे दे रहा है और बदले में उससे किसी कागज पर अंगूठा लगवा रहा है जिस पर शायद बहुत ज्यादा ब्याज लिखा हो। वो आदमी यूजरर है। समझ गई। तो अगला शब्द इसी से जुड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। नंबर 1740, यूजुरी, USURY, नाउन। यूजुरी, सूदखोरी। करेक्ट, सूदखोरी, अत्यधिक ब्याज लेने का काम। डेफिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट, अत्यधिक या एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ब्याज लिया जाता है उधार दिए पैसे पर। एग्जैक्टली। तो यूजुरर जो काम करता है उस काम को यूजुअली कहते हैं। यूजुअली कई समाजों और धर्मों में अनैतिक या गैरकानूनी माना जाता है। सना है। इस्लाम में तो ब्याज हराम है। जी, सरकारें भी यूसरी को रोकने के लिए कानून बनाती हैं ताकि लोगों का शोषण ना हो। यूजुअली इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मेमोनिक। सिंपल है, यूजुअली इज द प्रैक्टिस ऑफ अ यूजरर। काम का नाम है ये। ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक मेज पर कुछ नोट रखे हैं और पास में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिस पर बड़े अक्षरों में ब्याज की दर लिखी है। मान लीजिए 50% या 100%। ये दृश्य यूसरी को दर्शाता है। गॉट इट। नेक्स्ट। नंबर 1741, यूटिलिटी, UTILITY, नाउन। यूटिलिटी, उपयोगिता। हाँ, उपयोगिता, फायदा, काम आने की क्षमता। डेफिनेशन, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी होने की क्षमता। करेक्ट। इस चाकू की यूटिलिटी क्या है, मतलब ये किस काम आता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे बिजली, पानी, गैस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बेसिक यूटिलिटीज। इकोनॉमिक्स में भी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है किसी चीज से मिलने वाली संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। इस सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? मेमोनिक।
यूटिलिटी में यूटिलाइज उपयोग करना शब्द छुपा है। जिसकी यूटिलिटी है उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। मेक सेंस। विजुअलाइजेशन। एक स्विस आर्मी नाइफ सोचिए, छोटा सा टूल पर उसमें चाकू, कैंची, पेचकस, ओपनर बहुत कुछ होता है। वो हाई यूटिलिटी का परफेक्ट उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। अगला। नंबर 1742 यूटोपिया, UTOPIA, नाउन। यूटोपिया, आदर्शवादी काल्पनिक समाज, राम राज्य जैसा। हाँ बिल्कुल, एक आदर्श लोक की कल्पना। डेफिनेशन है एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या फिर अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। एक काल्पनिक समाज जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, सब खुश हो, कानून, सरकार, सामाजिक हालात सब आदर्श हो। एग्जैक्टली। यूटोपिया एक ऐसी कल्पना है जो शायद असलियत में संभव नहीं। इसीलिए यूटोपियन सोचने वाले को अव्यावहारिक भी कहा जाता है। सर थॉमस मोर ने 16वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम ही यूटोपिया था, जिसमें उन्होंने ऐसे ही एक आदर्श द्वीप का वर्णन किया था। अच्छा, तो ये शब्द वहीं से आया? हाँ, माना जाता है। क्या यूटोपिया संभव है? यह हमेशा से बहस का विषय रहा है। ये जगह तो यूटोपिया जैसी लगती है। मेमोनिक। यूटोपिया को यूटोपिया सोचें, एक ऐसी जगह जो टॉप पर है, सबसे अच्छी, आदर्श। या फिर सोचें नोटोपिया, मतलब ऐसी जगह जो कहीं नहीं है। ऊतोपोस ग्रीक में मतलब नो प्लेस। अच्छा है। विजुअलाइजेशन। एक बहुत सुंदर, हरा भरा, साफ सुथरा शहर सोचिए। लोग सड़कों पर मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, आपस में मदद कर रहे हैं। कोई गरीबी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल शांति और सद्भाव। ये एक यूटोपिया की तस्वीर है। काश ऐसा सच में होता। नेक्स्ट। नंबर 1743 यूक्सोरियस, UXORIOUS, एडजेक्टिव। यूक्सोरियस। जोरू का गुलाम, ये लिखा है। हाँ, आम भाषा में यही कहते हैं, पर इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा अलग है। डेफिनेशन है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वन्स वाइफ। जो अपनी पत्नी का अत्यधिक शौकीन हो। एक्सट्रीमली फॉन्ड। हाँ, मतलब जो पति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उस पर मोहित रहता है, उसकी बहुत परवाह करता है, उसकी हर बात मानता है। समाज में इसे कभी-कभी मजाक में या नेगेटिव सेंस में जोरू का गुलाम कह दिया जाता है, पर यूक्सोरियस का मतलब है पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह दिखाना। अच्छा, तो ये नेगेटिव होना जरूरी नहीं है? टेक्निकली नहीं, पर हाँ, अक्सर इसे थोड़ा ज्यादा ही माना जाता है। ही इज नोन अमंग हिज फ्रेंड्स फॉर बीइंग यूक्सोरियस। उसका यूक्सोरियस व्यवहार सबको पता है, वो काफी यूक्सोरियस है। वर्ड ब्रेकडाउन। इसमें यूक्सोर लैटिन भाषा में पत्नी को कहते हैं, तो यूक्सोर प्लस आईएस वाला, पत्नी से अत्यधिक स्नेह करने वाला, यूक्सोरियस। वाओ, यूक्सोर माने पत्नी, मेमोनिक। यही ब्रेकडाउन याद रखिए, यूक्सोर से यूक्सोरियस। या सोचिए जो पत्नी के लिए बहुत सीरियस हो, मतलब समर्पित। ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक पति है जो पार्टी में अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा है, उसकी प्लेट भर रहा है, सबके सामने उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, वो यूक्सोरियस लग रहा है। समझ गई। अगला शब्द। नंबर 1744 वैसिलेट, VACILLTE, वर्ब। वैसलेट, निश्चय न कर पाना, डगमगाना। हाँ, हिचकिचाना, दुविधा में रहना। डेफिनेशन। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। वेवर मतलब डगमगाना, अलग अलग रायों या कामों के बीच। करेक्ट। जब कोई व्यक्ति दो या ज्यादा विकल्पों के बीच फैसला नहीं ले पाता, कभी सोचता है ये करूं, कभी सोचता है वो करूं, तो वो वैसलेट कर रहा है, उसका मन डोल रहा है। अच्छा, इनडिसाइसिव होना। हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति वैसलेट करता है वो निर्णायक नहीं होता। He tends to vacillate when faced with difficult choices. एक लीडर को वैसलेट नहीं करना चाहिए। Don't vacillate, just decide. वो अभी भी वैसलेट कर रहा है कि कौन सी नौकरी ले। निमोनिक। वैसलेट सुना कमो, ऑसिलेट, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इधर से उधर डोलता है, हाँ, वैसे ही मन दो या ज्यादा विकल्पों के बीच वैसलेट करता है। बढ़िया है ये, वैसिलेट लाइक ऑसिलेट विजुअलाइजेशन। एक आदमी है जो दो रास्तों के मोड़ पर खड़ा है, एक रास्ता बाएं जा रहा है, एक दाएं। वो समझ नहीं पा रहा कि किधर जाए, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं कदम बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। वो वैसलेट कर रहा है। एकदम सही। नेक्स्ट। नंबर 1745 वैगाबॉन्ड, VAGABOND, नाउन। वैगाबॉन्ड,
खानाबदोश, आवारा, घुमक्कड़। हाँ, ये सब मतलब हो सकते हैं। डेफिनेशन: अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब। एक व्यक्ति जो बिना घर या नौकरी के एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। करेक्ट, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, कोई रेगुलर काम ना हो और वो बस घूमता फिरता रहे। आवारा या घुमक्कड़। वैगाबॉन्ड का जीवन अक्सर अस्थिर और अनिश्चित होता है। फिल्मों और कहानियों में होते हैं ऐसे किरदार, वैगाबॉन्ड। लिटरेचर में काफी रोमांटिसाइज भी किया गया है वेगाबॉन्ड लाइफ को। वो एक वेगाबॉन्ड की तरह जीता है। द लाइफ ऑफ अ वेगाबॉन्ड। निमोनिक। वेगाबॉन्ड को भागो बॉन्ड से याद रख सकते हैं। जेम्स बॉन्ड भी मिशन पर भागता रहता है, जगह बदलता रहता है। वैसे ही वेगाबॉन्ड भी भटकता रहता है, बस बिना किसी मिशन के। हाँ, भागो बॉन्ड, ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति है, थोड़े फटे पुराने कपड़े पहने, कंधे पर एक छोटा सा झोला लटकाए, सड़क किनारे चला जा रहा है। उसका कोई तय मंजिल नहीं लगती। वो एक वेगाबॉन्ड है। क्लियर है। अगला शब्द। नंबर 1746, वेग्रेंट। VAGRANT, नाउन। वेग्रेंट, ये भी खानाबदोश या आवारा। हाँ, मतलब काफी मिलता जुलता है वेगाबॉन्ड से, पर थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में। डेफिनेशन: अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। अच्छा, इसमें लिव्स बाय बेगिंग जुड़ गया, मतलब जो भटकता है और भीख मांगकर गुजारा करता है होता है। कानून की नजर में वेग्रेंसी, वेग्रेंट होने की स्थिति को कई जगह अपराध भी माना जाता है या जाता था। तो वेग्रेंट और वेगाबॉन्ड सिमिलर हैं, पर वेग्रेंट में अक्सर एक नकारात्मक कॉनोटेशन और बेगिंग का एलिमेंट होता है। समझ गई। पुलिस ने कुछ वेग्रेंट्स को शहर से बाहर कर दिया। He lived as a vagrant. वेगाबॉन्ड। निमोनिक। हाँ, वेग्रेंट में सोचिए, रेंट नहीं है। जिसके पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं, वो सड़क पर आ गया, वेग्रेंट बन गया। बस याद रखने के लिए। ओके, नो रेंट इज इक्वल टू वेग्रेंट। विजुअलाइजेशन। सड़क किनारे या किसी रेलवे स्टेशन पर एक बेघर व्यक्ति बैठा है, मैले कपड़े हैं और वो आने जाने वालों से मदद या पैसे मांग रहा है। वो वेग्रेंट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट। नंबर 1747, वेन। VAIN, एडजेक्टिव। वेन, अहंकारी, घमंडी। हाँ, लेकिन किस तरह का घमंड? डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वन्स अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। अपनी शक्ल सूरत, काबिलियत या महत्व के बारे में बहुत ऊंची राय रखना या दिखाना। करेक्ट। तो वेन व्यक्ति वो होता है जिसे अपनी सुंदरता या अपनी अक्ल पर बहुत नाज हो और वो इसे जताता भी हो। अभिमानी। शी इज वेरी वेन अबाउट हर ब्यूटी। वो इतना वेन है कि हमेशा शीशे में खुद को देखता रहता है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। वेन लोगों को अपनी आलोचना पसंद नहीं आती होगी। बिल्कुल नहीं। डोंट बी सो वेन। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। जैसे ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। पर यहाँ OWS में पहला वाला मतलब अहंकारी दिया है। हाँ, वो ध्यान रखना होगा। मिनोमिक। वेन व्यक्ति सोचता है कि वो अपनी खूबसूरती या काबिलियत से सब कुछ गेन कर सकता है, इसलिए घमंड करता है। ठीक है। वेन राइम्स विद गेन। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति है जो लिफ्ट में लगे शीशे के सामने खड़ा है। लिफ्ट में और भी लोग हैं, पर वो बस अपने बालों को संवार रहा है, अपने कपड़े ठीक कर रहा है और खुद को एडमायर करते हुए मुस्कुरा रहा है। वो वेन है। बिल्कुल। नेक्स्ट। नंबर 1748, वैलिड्यूटेरियन। VALUTUDINARIN, नाउन। बाप रे, इतना लंगा शब्द। वैलिड्यूटेरियन, बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, रोग भ्रमी। हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन: अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्शियस अबाउट हिज हर हेल्थ। अनड्यूली एंग्शियस, अनावश्यक रूप से, जरूरत से ज्यादा चिंतित एग्जैक्टली अपनी सेहत के बारे में। करेक्ट। वैलिड्यूटेरियन वो व्यक्ति होता है जिसे हर वक्त अपनी सेहत की फिक्र लगी रहती है, जिसे हमेशा लगता है कि वो बीमार है या कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, चाहे डॉक्टर कहे कि सब ठीक है। रोग भ्रमी। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रियक जैसा। ओह, ये तो मुश्किल होता होगा ऐसे जीना। माय नेबर सीम्स टू बी अ वैलिड्यूटेरियन। हाँ, it can be quite debilitating. Being a valetudinarian can negatively impact one's life and relationships. वो पक्का valetudinarian है, जरा सी छींक पर डॉक्टर के पास भागता है। निमोनिक कैसे याद रखें इतना लंबा शब्द? देखिए, valetudinarian में ट्यूड है, एटीट्यूड जैसा। तो जिसका हेल्थ को लेकर गलत एटीट्यूड हो, हर वक्त चिंता करने वाला एटीट्यूड, वो valetudinarian। या वैली को पेल से जोड़ें,
जो हमेशा सोचता है मैं बीमार हूं, पीला पड़ गया हूं। ओके, ट्यूड वाला ठीक है। गलत हेल्थ एटीट्यूड। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति है जो घर पर बैठा है, थर्मामीटर मुंह में लगाए, पास में दवाओं की शीशियां रखी हैं और वो इंटरनेट पर अपनी छोटी सी तकलीफ के लक्षण सर्च करके गंभीर बीमारियों के बारे में पढ़ रहा है और घबरा रहा है। वो वैलिट्यूडिनेरियन है। ठीक है, अगला शब्द। नंबर 1749, वैले, VALLEY, नाउन। वैली, घाटी, ये तो आसान है। हाँ। डेफिनेशन, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। पहाड़ियों के बीच की नीची जमीन। करेक्ट। दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है उसे वैली कहते हैं। अक्सर वैली से नदी बहती है। जैसे कश्मीर वैली, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। बिल्कुल। वी वॉक डाउन इनटू द वैली, अ ब्यूटीफुल ग्रीन वैली। बिनोमे की जरूरत नहीं शायद। हाँ, ये तो पता है। विजुअलाइजेशन भी सिंपल है। दो पहाड़ें, उनके बीच हरी भरी जमीन है, नदी बह रही है, वो वैली है। परफेक्ट। नेक्स्ट वन। नंबर 1750, वैंडल, VANDAL, नाउन। वैंडल, उपद्रवी, बर्बर, खासतौर पर सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने वाला। हाँ, डेफिनेशन, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। जो जानबूझकर सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जैसे बसों के शीशे तोड़ना, दीवारों पर स्प्रे पेंट से लिखना, ग्रेफिटी, पार्क की बेंच तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना। ये तो बहुत गलत काम है। ऐसा करने वाले को वैंडल कहते हैं। हाँ, और इस काम को वैंडलिज्म कहते हैं। पुलिस आर लुकिंग फॉर द वैंडल्स हु डैमेज द मॉन्यूमेंट। ये वैंडल समाज के लिए खतरा है। मेमोनिक। वैंडल को बैन प्लस डाल सोच सकते हैं। ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए जो संपत्ति डाल, नष्ट, बिगाड़ देते हैं। ठीक है, बैन प्लस डाल इज इक्वल टू वैंडल। विजुअलाइजेशन, रात का समय है, कुछ लड़के हैं जिन्होंने मुंह ढका हुआ है। वो एक पार्क में घुसकर वहां लगी मूर्ति पर पत्थर फेंक रहे हैं और स्प्रे पेंट से दीवारों पर लिख रहे हैं। वे वैंडल्स हैं। अगला। नंबर 1751, वाटीसाइड, VATICIDE, नाउन। वैटिसाइड, पैगंबर का हत्यारा या पैगंबर की हत्या। हाँ। डेफिनेशन, किलर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफेट मतलब पैगंबर या ईश्वर का दूत, तो वैटिसाइड मतलब पैगंबर की हत्या या उसका हत्यारा। करेक्ट। ये बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। ये शब्द बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है। इसमें साइड सफिक्स का मतलब हत्या होता है, जैसे सुसाइड, होमोसाइड, जीनोसाइड। हाँ, साइड मतलब हत्या। वैटिसाइड इज अ हेनस क्राइम। इतिहास में शायद ऐसी वैटिसाइड की घटनाएं हुई होंगी। हुई। हाँ। वैटिसाइड में वैटिस शायद लैटिन के वैटिस से आया है, जिसका मतलब प्रॉफिट या सियर होता है। वैटी प्लस साइड। अच्छा, मेमोनिक। वैटिसाइड को वैटिकन सिटी से जोड़ सकते हैं, जो ईसाई धर्म का केंद्र है, पोप से जुड़ा है। प्रॉफिट भी धार्मिक फिगर होते हैं, तो उनकी हत्या वैटिसाइड। ओके, वैटिकन से वैटिसाइड। विजुअलाइजेशन, इतिहास की किसी कहानी या पेंटिंग का दृश्य सोचें जिसमें किसी प्राचीन पैगंबर जैसे व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है या उसे मारा जा रहा है। ये वैटिसाइड का कृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 1752, वीगन, VEGAN, नाउन। वीगन, पूर्ण शाकाहारी। हाँ, पर इसमें थोड़ा और डिटेल है। डेफिनेशन, अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता, मतलब मांस, मछली, अंडे तो नहीं, और क्या? दूध, दही, पनीर, घी, शहद, ये सब भी नहीं, क्योंकि ये भी जानवरों से मिलते हैं। तो वीगन लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। अच्छा, और कई वीगन तो चमड़े, ऊन, रेशम जैसी चीजें भी इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो वीगन होना सिर्फ खानपान नहीं, एक पूरी लाइफस्टाइल चॉइस है जो अक्सर जानवरों के प्रति करुणा, एनिमल वेलफेयर या पर्यावरण, एनवायरनमेंट की चिंता से जुड़ी होती है। वीगन डाइट आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। शी टर्न्ड वीगन अ ईयर अगो। इज दिस फूड वीगन? मिनिमोनिक। वीगन में वेज है, तो ये वेजिटेरियनिज्म से जुड़ा है, पर ये उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नो एनिमल प्रोडक्ट्स एट ऑल। ओके, विजुअलाइजेशन, एक खाने की टेबल है जिस पर बहुत सारे फल, सब्जियां, सलाद, दालें, अनाज, नट्स रखे हैं, लेकिन कहीं भी दूध, पनीर, अंडा या मीट नहीं दिख रहा। ये वीगन भोजन है। समझ गए। अगला शब्द वेजिटेरियन है शायद। बिल्कुल सही अंदाजा। नंबर 1753, वेजिटेरियन, VEGETARIAN, नाउन। वेजिटेरियन, शाकाहारी। हाँ। डेफिनेशन, वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लैश, जो पशुओं का मांस, फ्लैश नहीं खाता। करेक्ट।
मतलब मीट, चिकन, मछली वगैरह नहीं खाता। लेकिन वीगन के विपरीत वेजिटेरियन लोग अक्सर दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, दही खाते हैं। उन्हें लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। अच्छा, और कुछ अंडे भी खाते हैं? हाँ, जो अंडे खाते हैं पर मांस नहीं, उन्हें ओवो वेजिटेरियन कहते हैं। और जो दूध उत्पाद और अंडे दोनों खाते हैं, उन्हें लैक्टो ओवो वेजिटेरियन कहते हैं। तो वीगन और वेजिटेरियन में मुख्य अंतर यही है कि वेजिटेरियन एनिमल फ्लैश नहीं खाते, पर डेयरी या एग्स खा सकते हैं। भारत में तो बहुत लोग वेजिटेरियन हैं। दिस रेस्टोरेंट सर्व्स वेजिटेरियन फूड। आर यू अ वेजिटेरियन? ममोनिक। वेजिटेरियन में वेजिटेबल है, जो मुख्यतः सब्जियां और पौधे खाते हैं, मांस नहीं। राइट। विजुअलाइजेशन। एक भारतीय थाली सोचिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, कोई मीट या मछली नहीं। ये एक टिपिकल वेजिटेरियन थाली है। बिल्कुल। नेक्स्ट। नंबर 1754, वीहेमेंट, VEHEMENT, एडजेक्टिव। वियमेंट, उग्र, जोरदार, तीव्र, प्रबल। हाँ, ये सारे मतलब सही हैं। डेफिनेशन। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तीव्र भावना दिखाना। करेक्ट। जब कोई अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से पूरी भावना के साथ कहता है या करता है, तो उसे वीहेमेंट कहते हैं। ये तीव्र गुस्सा, विरोध, समर्थन या कोई भी प्रबल भावना हो सकती है। जैसे ही मेड अ वीहेमेंट डिनायल ऑफ द चार्जेस। उसने आरोपों का जोरदार खंडन किया। अच्छा। हर वीहेमेंट ऑपोजिशन टू द प्लान सरप्राइज्ड एवरीवन। एग्जैक्टली। उनका विरोध काफी वीहेमेंट था। ये वीहेमेंट रवैया है। मिमोनिक। वीहेमेंट को ही मैन से जोड़ सकते हैं। ही मैन कितना पावरफुल और जोरदार होता है, हाँ, वैसे ही वीहेमेंट भावनाएं या बातें बहुत जोरदार और शक्तिशाली होती हैं। अच्छा है। हीमैन जैसा वीहमेंट। विजुअलाइजेशन। एक नेता मंच पर खड़ा है, वो बहुत जोश में है, मुट्ठी हवा में लहरा रहा है, ऊंची आवाज में पूरे गुस्से और भावना के साथ सरकार की किसी पॉलिसी का विरोध कर रहा है। उसका विरोध वीहमेंट है। एकदम पिक्चर बन गई आंखों के सामने। नेक्स्ट। नंबर 1755, वेलोसिटी, VELOCITY, नाउन। वेलोसिटी, वेग। ये भी फिजिक्स का है। हाँ बिल्कुल, वेग। डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी चीज की गति, स्पीड, एक निश्चित दिशा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एग्जैक्टली। स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है। स्पीड सिर्फ बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, हाउ फास्ट, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी? वेलोसिटी बताती है कि कितनी तेज और किस दिशा में, हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। अगर डायरेक्शन बदल जाए तो स्पीड भले सेम रहे, वेलोसिटी बदल जाती है। अच्छा, तो वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। करेक्ट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर। मेमोनिक। हाँ। वेलोसिटी में सिटी है। सोचिए आप अपनी कार से शहर, सिटी में एक खास डायरेक्शन में तेजी से जा रहे हैं। आपकी एक वेलोसिटी है। ओके, विजुअलाइजेशन।
नंबर 1755 वेलोसिटी VELOCITY नाउन। वेलोसिटी, वेग, ये भी फिजिक्स का है। हाँ बिल्कुल, वेग डेफिनेशन द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी चीज की गति, स्पीड, एक निश्चित दिशा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एग्जैक्टली स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है। स्पीड सिर्फ बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, हाउ फास्ट, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी वेलोसिटी बताती है कि कितनी तेज और किस दिशा में, हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। अगर डायरेक्शन बदल जाए तो स्पीड भले सेम रहे, वेलोसिटी बदल जाती है। अच्छा, तो वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। करेक्ट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर। मेमोनिक, हाँ, वेलोसिटी में सिटी है। सोचिए आप अपनी कार से शहर सिटी में एक खास डायरेक्शन में तेजी से जा रहे हैं, आपकी एक वेलोसिटी है। ओके, विजुअलाइजेशन। सीधा अपने लक्ष्य टारगेट की ओर जा रहा है, उसकी एक स्पीड है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन, तो उसकी एक वेलोसिटी है। ठीक है, अगला। नंबर 1756 वेंडेटा VENDETTA नाउन। वेंडेटा, प्रतिशोध, खानदानी दुश्मनी। हाँ, खासकर जिसमें हत्याएं शामिल हों। डेफिनेशन कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, या फिर अ प्रोलॉन्ग्ड फ्यूड मार्क्ड बाय बिटर हॉस्टिलिटी। बदले में हत्या करना, या एक लंबी चलने वाली दुश्मनी, फ्यूड, जिसमें बहुत कड़वाहट और शत्रुता हो। करेक्ट, वेंडेटा अक्सर दो परिवारों, गुटों या माफिया क्लैंस के बीच की खूनी दुश्मनी को कहते हैं, जिसमें बदला लेने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा और हत्याएं होती रहती हैं। प्रतिशोध की ये लड़ाई। ओह, ये तो खतरनाक है। The two families had a long-standing vendetta? माफिया वेंडेटा, हाँ, कभी-कभी पर्सनल दुश्मनी को भी वेंडेटा कह देते हैं। इट सीम्स लाइक अ पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट हिम। निमोनिक। वेंडेटा को वी फॉर वेंडेटा नाम की एक मशहूर फिल्म है, उससे याद रख सकते हैं। वो भी बदले की ही कहानी थी। हाँ, देखी है वो फिल्म। तो वेंडेटा मतलब बदला, खूनी बदला। Exactly. Visualization. दो दुश्मन गुटों के लोग रात के अंधेरे में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। उनके चेहरे पर नफरत और बदला लेने का भाव है। ये एक वेंडेटा चल रही है। ठीक है। Next one. नंबर 1757 वीनरेबल VENERABLE। Venerable. सम्मानित, आदरणीय, पूज्य। बिल्कुल। Definition a person who is greatly respected because of wisdom, also because of age or character. एक व्यक्ति जिसका बहुत सम्मान किया जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम, या उम्र, एज या चरित्र, कैरेक्टर के कारण। हाँ, वीनरेबल शब्द गहरे आदर और सम्मान को दर्शाता है। जैसे हमारे वीनरेबल शिक्षक, कोई पुरानी और सम्मानित संस्था भी वीनरेबल हो सकती है, और वीनरेबल इंस्टीट्यूशन। द वीनरेबल बीड एक इतिहासकार थे। तो ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। ज्यादातर उम्र और अनुभव से जुड़ा है, पर मुख्य कारण विजडम या महान चरित्र होता है। ही इज अ वेनरेबल लीडर। निमोनिक। वेनरेबल सुना को ऑनरेबल, सम्माननीय। जो अपनी उम्र, ज्ञान या चरित्र के कारण ऑनरेबल हो, आदरणीय हो, वो वेनरेबल है। अच्छा है, ऑनरेबल जैसा वेनरेबल। विजुअलाइजेशन। सोचिए एक शांत मठ या आश्रम है, वहां सफेद दाढ़ी वाले एक बहुत बूढ़े ज्ञानी संत बैठे हैं। लोग उनके सामने श्रद्धा से बैठे हैं, उनके पैर छू रहे हैं या उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। वो संत वेनरेबल हैं। बिल्कुल। तो अगला शब्द इसी का वर्ब फॉर्म होगा। एग्जैक्टली। नंबर 1758 वेनरेट VENERATE वर्ब। वेनरेट, सम्मानित करना, पूजना, आदर करना। हाँ, डेफिनेशन रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। बहुत आदर के साथ मानना या देखना। करेक्ट। वेनरेट करने का मतलब है किसी व्यक्ति, स्थान या चीज को बहुत गहरा सम्मान देना, पूजना, उसके प्रति श्रद्धा रखना। लोग अपने पूर्वजों को वेनरेट करते हैं। हाँ, वी वेनरेट आवर फ्रीडम फाइटर्स। Many people venerate sacred rivers or mountains. बिल्कुल। लोग उन्हें उनकी महानता या पवित्रता के लिए वेनरेट करते हैं। ये venerable का एक्शन वर्ड है। मिमोनिक। वेनरेट में रेट है, जिसे आप बहुत हाई रेट करते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे आप वेनरेट करते हैं। अच्छा, हाई रेट इक्वल्स टू वेनरेट। विजुअलाइजेशन। लोग किसी महान समाज सुधारक की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं,
वे उन्हें वेनरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 1759, वेंचफुल। VENGEFUL एडजेक्टिव, वेंचफुल, प्रतिहिंसक, बदला लेने वाला। हाँ, प्रतिशोधी। डेफिनेशन, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी। किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह रखना, किसी महसूस की गई परसीव्ड या वास्तविक चोट, नुकसान या अपमान के बदले में। करेक्ट। वेंचफुल वो व्यक्ति होता है जिसके मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा हो, जो चोट का बदला चोट से लेना चाहे। ही इज नोन फॉर हिज वेंचफुल नेचर। वेंचफुल फीलिंग्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। बदला लेने वाली भावनाएं। हाँ, डोंट बी वेंचफुल, ट्राई टू फॉरगिव। उसका वेंचफुल रवैया ठीक नहीं है। वर्ड ब्रेकडाउन, ये वेंजेंस, बदला, प्रतिशोध से बना है। वेंजेंस प्लस फुल, भरा हुआ, तो बदले की भावना से भरा हुआ वेंचफुल। मिनमोनिक भी यही है, फुल ऑफ वेंजेंस, या इसमें रिवेंज छुपा है? हाँ, जो रिवेंज लेना चाहे वो वेंचफुल। विजुअलाइजेशन, एक व्यक्ति है जिसे किसी ने धोखा दिया है। वो अब अंधेरे कमरे में बैठा है, गुस्से में है और बदला लेने की खतरनाक योजना बना रहा है। उसकी आंखें वेंचफुल लग रही हैं। ठीक है, अगला। नंबर 1760, वीनियल। VENIAL एडजेक्टिव। वीनियल, क्षम्य, मामूली गलती या पाप। हाँ, ऐसी गलती जिसे माफ किया जा सके। डेफिनेशन, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। एक हल्की सी गलती जिसे माफ किया जा सके। करेक्ट। वीनियल का मतलब है छोटा, मामूली, ज्यादा गंभीर नहीं। इसे अक्सर धर्म में मॉर्टल सिन, गंभीर पाप जो आत्मा को मार दे, के ऑपोजिट यूज करते हैं। वीनियल सिन मतलब छोटा पाप जिसे माफ किया जा सकता है। अच्छा, जैसे शायद छोटा मोटा झूठ बोलना वीनियल हो सकता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, पर हाँ, उसे वीनियल माना जा सकता है। इट वॉज अ वीनियल ऑफेंस, सो ही रिसीव्ड अ लाइट पनिशमेंट। उसकी गलती वीनियल थी, जानबूझकर नहीं की थी। इज दिस मिस्टेक वीनियल और सीरियस? मेमोनिक, वेनियल सोना कुमो बेनियल, जो नियम का बड़ा उल्लंघन ना हो, छोटी माफी लायक गलती हो। या वेनियल को ट्रिवियल, मामूली जैसा सोचें। ओके, ट्रिवियल जैसा, वीनियल। विजुअलाइजेशन, एक बच्चा है जिसने खेलते हुए गलती से मेज से कोई चीज गिरा दी और वो थोड़ी टूट गई। वो डरा हुआ है, पर उसकी माँ उसे प्यार से समझा रही है, ज्यादा डांट नहीं रही। ये एक वीनियल गलती थी। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 1761, वेंट्रिलोक्विस्ट। VENTRILOQUIST, नाउन। फिर से लंबा शब्द, वेंट्रिलोक्विस्ट, कठपुतली को आवाज देने वाला कलाकार। हाँ, जो आवाज बदलकर बोलता है। डेफिनेशन, वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन, प्लेस। जिसके पास इस तरह बोलने की कला है कि आवाज किसी दूसरे व्यक्ति या जगह से आती हुई लगे। एग्जैक्टली। वेंट्रिलोक्विस्ट अपने होंठ लगभग बंद रखकर या बहुत कम हिलाकर बोलता है और आवाज को प्रोजेक्ट करता है, जिससे लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है। हाँ, वो हाथ में कठपुतली डमी लेकर करते हैं ना। बिल्कुल, लगता है कठपुतली बोल रही है। बिल्कुल, वो सबसे कॉमन तरीका है वेंट्रिलोक्विज्म का। वेंट्रिलोक्विस्ट कठपुतली के कैरेक्टर के हिसाब से अपनी आवाज भी बदलता है। द वेंट्रिलोक्विस्ट एंड हिज डमी वर वेरी फनी। वह एक मशहूर वेंट्रिलोक्विस्ट है। वेंट्रिलोक्विज्म इज अ परफॉर्मेंस आर्ट। निमोनिक, वेंट्रिलोक्विस्ट में वेंट है। वेंट मतलब छेद या नली, जिससे हवा या आवाज निकले। सोचिए, आवाज बोलने वाले के मुंह से नहीं, किसी और वेंट से आ रही है। अच्छा, वेंट से आवाज, वेंट्रिलोक्विस्ट। विजुअलाइजेशन, स्टेज पर एक आदमी बैठा है। उसके घुटने पर एक बड़ी सी मजेदार दिखने वाली कठपुतली है। कठपुतली हाथ मुंह हिला रही है और बातें कर रही है। दर्शक हंस रहे हैं, लेकिन जो आदमी बैठा है उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे। वो वेंट्रिलोक्विस्ट है। हाँ, देखा है ऐसा। कमाल की स्किल है। अगला, नंबर 1762, वेंचर। VENTURE, नाउन। वेंचर, उपक्रम, उद्यम, खासकर जोखिम भरा। हाँ, डेफिनेशन, अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। एक नई परियोजना या व्यावसायिक गतिविधि जिसमें कुछ जोखिम, रिस्क शामिल हो। करेक्ट। कोई भी नया काम शुरू करना, खासकर बिजनेस जिसमें सक्सेस की गारंटी ना हो, पैसा डूबने का या फेल होने का खतरा हो, वो एक वेंचर कहलाता है। Starting a new tech company is a high-risk venture.
हाँ, स्टार्टअप्स तो वेंचर ही होते हैं। जॉइंट वेंचर भी सुना है। हाँ, जब दो या ज्यादा कंपनियां मिलकर कोई जोखिम भरा काम करती हैं। दिस इज एन एक्साइटिंग न्यू वेंचर फॉर अस। उनका पहला वेंचर सफल रहा। निमोनिक। वेंचर सोना कमो एडवेंचर, साहसिक कार्य। हाँ, एडवेंचर में रिस्क होता है ना, वैसे ही नए बिजनेस वेंचर में भी रिस्क होता है। बिल्कुल। वेंचर इज लाइक एन एडवेंचर। विजुअलाइजेशन। 2-3 यंग लोग हैं, एक छोटे से ऑफिस में बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, शायद कोई नया ऐप बना रहे हैं। वो जोश में है पर थोड़ी चिंता भी है। वे एक नए स्टार्टअप वेंचर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 1763 वेरासिटी, VERACITY, नाउन। वेरासिटी। सच्चाई, सत्यता, यथार्थता। हाँ, डेफिनेशन, कंफर्मिटी टू फैक्ट्स। तथ्यों की अनुरूपता, मतलब फैक्ट से मेल खाना। चेक द वेरासिटी ऑफ दिस न्यूज रिपोर्ट। हाँ, आजकल फेक न्यूज के जमाने में वेरासिटी चेक करना बहुत जरूरी है। आई डाउट द वेरासिटी ऑफ हिज एक्सक्यूजेज। बिल्कुल, वेरासिटी इज क्रूशियल इन लीगल मैटर्स एंड जर्नलिज्म। हमें उसकी गवाही की वेरासिटी पर शक है। वर्ड ब्रेकडाउन। इसमें वर लैटिन रूट है जिसका मतलब सत्य होता है, जैसे वेरीफाई, वर्डिक्ट शब्दों में। तो वर प्लस एसिटी, क्वालिटी, सच्चाई का गुण, वेरासिटी। अच्छा, व मतलब सत्य, मनोमिक। यही ब्रेकडाउन याद रखें। या वेरासिटी में वेरीफाई छुपा है। जिस चीज को वेरीफाई किया जा सके उसकी सच्चाई वेरासिटी पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक पत्रकार है जो किसी खबर को छापने से पहले उसके तथ्यों की जांच कर रहा है। वो अलग अलग सोर्सेज से बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, वो खबर की वेरासिटी कंफर्म कर रहा है। गॉट इट। अगला शब्द। नंबर 1764 वर्बेटम, VERBATIM, वर्बेटम। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है ये। वर्बेटम, शब्दशः, हूबहू, अक्षरशः। हाँ, डेफिनेशन, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वो यूज्ड ओरिजिनली। बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जैसा कि मूल रूप से इस्तेमाल किए गए थे, विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड। एग्जैक्टली। जब आप किसी की कही बात को वर्बेटम दोहराते हैं तो आप वर्ड फॉर वर्ड वही बोलते हैं। जैसे कुड यू रिपीट वर्बेटम व्हाट ही सेड। अच्छा, दिस कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट इज वर्बेटम, मतलब इसमें गवाह के हर शब्द को हूबहू लिखा गया है। करेक्ट, उसने मेरा भाषण वर्बेटम कॉपी कर लिया। ये एक वर्बेटम कोट है। वर्ड ब्रेकडाउन। इसमें वर्ब लैटिन रूट है जिसका मतलब शब्द, वर्ड होता है, और आटिम मतलब तरीके से। तो शब्द के तरीके से यानी शब्दशः, वर्बेटम। शब्द मतलब शब्द। इंटरेस्टिंग। मेमोनिक। वर्बेटम इज इक्वल टू वर्ड फॉर वर्ड टीम। हर शब्द वैसा का वैसा। ठीक है। विजुअलाइजेशन। कोर्टरूम का सीन, गवाह कटघरे में बोल रहा है और सामने बैठा स्टेनोग्राफर बहुत तेजी से टाइपिंग मशीन पर टाइप कर रहा है। गवाह के हर शब्द को हूबहू वर्बेटम रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। नंबर 1765 वर्बिएज, VERBIAGE, नाउन। वर्बिएज, शब्दाडंबर, वाचालता, फालतू शब्द। हाँ, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग। डेफिनेशन, the use of too many words or of more difficult words than are needed to express an idea. किसी विचार को व्यक्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्द या जरूरत से ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग। करेक्ट। जब कोई बहुत ज्यादा शब्द यूज करता है या आसान बात को भी बहुत घुमा फिरा कर मुश्किल शब्दों में कहता है तो उसे वर्बिएज कहते हैं, शब्दाडंगर। His report was full of unnecessary verbiage. अच्छा, मतलब बात कम, शब्द ज्यादा। गुड राइटिंग शुड अवॉइड वर्बिएज। Exactly. ज्यादा वर्बिएज से असल मतलब छुप जाता है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। कट द वर्बिएज एंड टेल मी द मेन पॉइंट। वर्ड ब्रेकडाउन। वर्बिएज शब्द प्लस आईएज, ढेर, कलेक्शन। तो शब्दों का ढेर, फालतू के शब्द, वर्बिएज। वर्बिएज से एक और, निमोनिक। वर्बिएज को गार्बेज से राइम करा सकते हैं। जैसे गार्बेज फालतू होता है, वैसे वर्बिएज फालतू, जरूरत से ज्यादा शब्द होते हैं। अच्छा है, वर्बिएज इज लाइक गार्बेज। विजुअलाइजेशन। एक सरकारी डॉक्यूमेंट का पन्ना देखिए जिसपे बहुत लंबे लंबे जटिल वाक्य लिखे हैं कानूनी भाषा में। आम आदमी के लिए उसे समझना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत वर्बिएज है। हाँ, होता है ऐसा। तो अगला शब्द भी इसी से मिलता जुलता होगा। हाँ जी। नंबर 1766 वर्बोस, VERBOSE, एडजेक्टिव। वर्बोस, शब्द बहुल, वाचाल, मतलब जो जरूरत से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करे। एग्जैक्टली। डेफिनेशन, containing more words than necessary. जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्द हो। करेक्ट।
वर्बोस उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा बोलता या लिखता है, या उस लेख या भाषण के लिए जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्द हों। अ वर्बोस राइटर स्पीकर। तो वर्बेज था वो जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, नाउन। और वर्बोज है वो व्यक्ति या लेख जिसमें ये हो, एडजेक्टिव। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। His explanation was too verbose. Try to be less verbose and more concise. Verbose style is often boring. वर्ड ब्रेकडाउन। Verb शब्द plus os suffix मतलब भरा हुआ, like grandiose. तो शब्दों से अधिक भरा हुआ, वर्बोज। Okay? Verbose मतलब full of words. निमोनिक। Verbose equal to verb plus dose. जैसे किसी ने शब्दों का overdose ले लिया हो, वो verbose है. वर्ब डोज, ये अच्छा था। Visualization. एक आदमी है जो किसी पार्टी में खड़ा है और किसी दूसरे आदमी को पकड़कर लगातार बोलता जा रहा है। वो छोटी सी कहानी सुनाने में भी 15 मिनट लगा रहा है, बहुत सारी फालतू डिटेल्स दे रहा है। वो वर्बोज है। समझ गई। तो ये था हमारा आखिरी शब्द आज के लिए, 1766. जी हाँ, आज हमने 1716 से 1766 तक कवर किया। बहुत बढ़िया सेशन रहा। हमने हर शब्द की डेफिनेशन, उसका यूजेज, निमोनिक और विजुअलाइजेशन देखा। उम्मीद है सबको ये शब्द अब अच्छे से याद रहेंगे। उम्मीद तो यही है। प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने आज वर्बिएज और वर्बोज जैसे शब्द देखे जिनका मतलब है जरूरत से ज्यादा शब्द। इसे अक्सर अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, क्लैरिटी के लिए कंसाइसनेस जरूरी है। पर क्या हमेशा? क्या कभी विस्तार से डिटेल में बताना जरूरी नहीं होता? कहाँ पर कम बोलना बेहतर है और कहाँ पर ज्यादा? अच्छा सवाल है। कॉन्टेक्स्ट इसकी शायद। हाँ, तो इस पर सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगले सेशन में नए शब्दों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.